Hello, my YouTube family. Welcome to my YouTube channel. Myself, Devendra Pratap Singh, and I'm a drugs inspector and medical devices officer under Government of India. तो काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे, सबका एक डाउट था कि मेडिकल डिवाइस ऑफिसर की जो वैकेंसीज़ आई हैं, मेडिकल डिवाइस इंस्पेक्टर यूपीएससी से जो वैकेंसीज़ आई हैं उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, और इसके रिगार्डिंग मुझे अपडेट भी करना था। काफ़ी दिनों से मैं अपडेट नहीं कर पा रहा था। बहरहाल 2 दिन पहले इसका ऑफिशियल अडेंडम यूपीएससी की वेबसाइट पर पब्लिश हो गया है, तो उस पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है कि सिलेबस क्या रहने वाला है। एग्ज़ाम का डेट जैसे कि पता लग गया होगा आपको, 2 नवंबर 2025 इन अ मंथ ऑफ माय बर्थडे, उसी में एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसकी डेट आ चुकी है और उसके बारे में सिलेबस का काफ़ी डिटेल वहाँ पर सब कुछ आ चुका है कि क्या सिलेबस रहने वाला है, कैसे क्या रहने वाला है। वीडियो मैं 2 दिन पहले बना देता, लेकिन कल तक मैं काम कर रहा था, आज बाहर निकला हूँ, तो जब पता लगा कि ऐसे ऐसे सिलेबस आ चुका है तो मैंने सोचा कि फटाफट लगे हाथ एक वीडियो बना दिया जाए, और ताकि आपको एटलीस्ट गाइड कर दिया जाए कि ये सिलेबस जो है क्या आपको इसमें करना है, कैसे क्या करना है। जैसे देखो, काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास डीएम्स आए थे इंस्टाग्राम पर, और सारे लोग ये मुझसे पूछ रहे थे कि सिलेबस के लिए हम क्या पढ़े हैं बेसिकली। तो एज ऑफ मोमेंट जब तक सिलेबस नहीं था, मुझे ये पता था कि मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2017 विल बी द फॉरमोस्ट पार्ट फॉर द सिलेबस। ये सबसे मेन स्पॉट रहने वाला है, सिलेबस का सबसे अहम हिस्सा रहने वाला है। और देखिए, सिलेबस के अंदर वो आया और वो रहने वाला है, क्योंकि बिकॉज वी ऑल आर गोइंग टू डू द एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन द लॉ, बेस्ड ऑन द रूल्स, सब कुछ वही रहने वाला है। तो दैट वाज द मेन पार्ट, इसलिए मैंने वो हमेशा फोकस किया कि आप मेडिकल डिवाइसेस रूल्स को अच्छे से पढ़िए, और अगर आप वो अच्छे से पढ़ेंगे तो यू विल कवर अ लॉट ऑफ एक्सपेक्ट अबाउट द एग्ज़ाम जो भी उसमें आने वाला है। बेसिक ये पहले ही क्लियर था, रीजनिंग विल बी देयर, एप्टीट्यूड विल बी देयर, मतलब रीजनिंग मैथ्स रहने वाली है, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन मस्ट बी देयर, ये भी मुझे पता था ये रहने वाला है। लगभग आइडिया था मुझे बेसिक, क्योंकि प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे हैं हम लोगों ने, उसमें डाला भी हुआ था कि फार्मा का सिलेबस इनकॉर्पोरेट कीजिएगा, और जो इंजीनियरिंग का सिलेबस है ऐसा ना हो कि वो इंजीनियरिंग फोकस्ड एग्ज़ाम हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमने काफ़ी सारी इस मिनिस्ट्री में रिप्रेजेंटेशन और ये सब काफ़ी सारा कुछ चला है, हमारे लोगों के साथ का एफर्ट है, जिसकी वजह से ये सिलेबस इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। अदरवाइज़ ये सिलेबस में सारा का सारा सिलेबस आपको इंजीनियरिंग का दिखता। द डिपार्टमेंट बेसिकली पर्टेन्स टू द फार्मा पीपल, तो बिल्कुल अजीब सा लगता है कि फार्मा का होने के बावजूद भी उसके अंदर फार्मा का कोई ग्राउंड्स नहीं है, ठीक है ना। प्रैक्टिकली उस जॉब के लिए फार्मा कैंडिडेट्स हु हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री रिगार्डिंग द designing of medical devices, how these devices operates, and what are the legal aspects if some device which is not compliant to the law. So it's all about the technicalities of the pharma sector. Designing part is definitely be the part of the engineering sector, but you cannot rely something entirely on the engineering basis, because the entire department pertains to the pharma ground. All the law, all the regulations, all the technicalities, because the engineer can develop the device, design the device, but the working physiology of the device will cannot be studied by the engineering students. So that syllabus must be the कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द स्ट्रीम्स। तो इसी के लिए हमने डाला था, लेकिन बहरहाल उन्होंने इंजीनियरिंग का पार्ट लगभग हटा दिया है वहाँ से, बट सारी चीज़ों को कवर अप करने के लिए उन्होंने रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सब उसके अंदर रखा है। बिकॉज रीजनिंग मैथ्स यहाँ पर सिर्फ इसलिए ज़रूरी है बिकॉज डिज़ाइनिंग एक्सपेक्ट में ना बहुत सारी कैलकुलेशंस वाला सीन है। हमारे फार्मा वाले केस में डोज रिलेटेड और वो सारी चीज़ों को लेके होता है, तो वहाँ मैथ्स का इतना पाइवोटल रोल नहीं है। लेकिन इंजीनियरिंग के उसको फोकस करते हुए उन्होंने मेडिकल डिवाइस का वो नहीं रखा, लेकिन रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें उस सिलेबस के अंदर बहुत अच्छे से डाल दी हैं। और वो इसीलिए डाली हैं ताकि जो कैंडिडेट्स फार्मा से भी सिलेक्ट होते हैं, अब ऐसा नहीं है कि ये सिलेबस ऐसा है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए अनकम्पिटिटिव हो गया, ये उतना ही कॉम्पिटिटिव है उनके लिए, क्योंकि उनके लिए बहुत आसान हो गया। वो अगर पूरा सिलेबस पढ़ते फार्मा का तो दैट विल बी क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर देम। और फार्मा कैंडिडेट्स अगर इंजीनियरिंग का सिलेबस पूरा पढ़ते तो इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर फार्मा कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई इन द एग्ज़ाम। अब ये एग्ज़ाम दोनों के लिए इक्वली कॉम्पिटिटिव है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स मेडिकल डिवाइसेस रूल्स आराम से पढ़ सकते हैं। अ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्ट एवरी इंजीनियरिंग स्टूडेंट कैन डन, ओके। एंड फार्मा स्टूडेंट्स ईजिली दे कैन डू सम सॉर्ट ऑफ अ रीजनिंग, मैथ्स, एप्टीट्यूड, जीएस, इंग्लिश, ये सब उनको करना है। तो इस दोनों के लिए कॉमन है, तो इट्स इक्वली कॉम्पिटिटिव फॉर बोथ द स्ट्रीम्स, एंड रियली दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन
that UPSC has take regarding the designing of the फाइनल सिलेबस। तो सिलेबस आपके पास है, यहाँ मैं स्क्रीन पर भी डाल देता हूँ, लिंक मैं उसका इसके अंदर डाल दूँगा। सिलेबस क्या रहने वाला है आपको पता ही है, सिलेबस आपने देख ही लिया होगा काफ़ी सारे लोगों ने। उसके अंदर करंट अफेयर्स, आपका इंटरनेशनल रिलेशंस रिगार्डिंग सर्टेन टॉपिक्स, वो सारी चीज़ें ही रहती हैं उसमें कवर। पॉलिटिक्स हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। ये सब कुछ उसके अंदर कवर रहता है, तो वो सारी चीज़ें उसमें रहेंगी, वो प्राइमरली रहने वाली है। इसके बाद आपका मेडिकल डिवाइसेस रूल्स, मैंने पहले ही बोला था वो पढ़ना है। अब मैं ब्रीफ करूंगा आपको बेसिक ये डिवाइसेस रूल्स कैसे पढ़ने हैं। मैं रीजनिंग मैथ्स के लिए कुछ ऐसा नहीं बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है। बुक्स की रिकमेंडेशन मैं आपको दे दूंगा थोड़ा कि क्या आप पढ़ सकते हो। करंट अफेयर्स पढ़ने हैं आपको, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ने हैं आपको, जर्नल साइंस पढ़नी है आपको, वो कैसे पढ़नी है, कंप्यूटर्स एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, वो कैसे पढ़ना है आपको। मैं इन सारी चीज़ों का थोड़ा ब्रीफ आपको बता दूंगा कि क्या बुक आप रेफ़र करिए, ठीक है ना। तो रीजनिंग और उससे ही कर लेते हैं पहले। रीजनिंग के लिए जो माइलस्टोन बुक कहलाती है, दैट इज़ आई गेस RD शर्मा। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ मैं उससे, लेकिन वही आती है और वही सारे लोग रेफ़र करते हैं। मेरी वाइफ ने जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी की थी तो शी यूज़ टू स्टडी विद RD शर्मा एंड RS अग्रवाल। दोनों में से कोई भी बुक्स आप देख सकते हैं जो आपको समझ आती है, जिसकी लैंग्वेज आपके हिसाब से है, वो बुक आप डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हैं। उससे आप अपना रीजनिंग और ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये सब आप कवर कर सकते हैं। अब आते हैं अगले सब्जेक्ट के ऊपर, जर्नल साइंस। जर्नल साइंस एक बहुत वास्ट एक सिलेबस है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम बहुत जल्दी उस सिलेबस को कवर कर पाए, इसलिए एक बहुत फेमस किताब है और बहुत छोटी सी किताब है, उसको आप थॉरोली पढ़िए अच्छे से। दैट बुक विल कवर अप ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो ये बुक है ल्यूसेंट की, जर्नल साइंस की। उस बुक को आप पढ़िए, काफ़ी सारे एक्सपेक्ट आपके उसी बुक से कवर अप हो जाएंगे। तो जर्नल साइंस आपका उससे हो जाएगा। अब आते हैं हम अपना करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या पढ़ना है? करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आप पढ़िए, न्यूज़ में जो भी सब चीज़ें चल रही हैं वो रीडिंग्स आप पढ़िए। इसके अलावा आपको एक कंप्रिहेंसिव बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप बेसिकली क्रॉनिकल्स करके आती है एक मैगज़ीन, एक प्रतियोगिता दर्पण करके आती है। दोनों इंग्लिश हिंदी में अवेलेबल है, जो आपको समझ में आता है वो आप लीजिए। यू विल स्टार्टेड स्टडिंग द क्रॉनिकल्स एंड प्रतियोगिता दर्पण फॉर योर करंट अफेयर्स रिलेटेड इश्यूज़, वो सारा आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। कंप्यूटर्स एप्लीकेशन भी आपकी ल्यूसेंट से कवर हो जाएगी, बिकॉज बेसिक कंप्यूटर्स विल कम इन द एग्ज़ाम, बेसिक कंप्यूटर मैथडोलॉजीज विल कम इन द एग्ज़ाम। बहुत डीप क्वेश्चन नहीं आते हैं ल्यूसेंट में जितना है। दिस विल कवर योर सिलेबस, ओके। अब इसमें रह गया हमारा, आई गेस कुछ रहता नहीं है बस अब जो रहता है वो है सिर्फ मेडिकल डिवाइसेस रूल 2017। तो अब आपको मेडिकल डिवाइसेस रूल्स को पढ़ना है थोड़ा अच्छे से। क्या क्या उसमें पढ़ना है आपको और कैसे पढ़ना है आपको, वो मैं आपको गाइड करूँगा, क्योंकि मेडिकल डिवाइस रूल जो है वो बहुत बड़ा है। यू कैन नॉट रीड एंटायर रूल, बट हाउ दिस रूल फंक्शन यू हैव टू स्टडी, ओके। सो वील फर्स्ट टॉक अबाउट द मेडिकल डिवाइसेस। तो मेडिकल डिवाइसेस पहले हमारे कंट्री में एज अ ड्रग रेगुलेट होती थी। देर इज़ नो सर्टेन प्रोविजन बिफोर 2017 कि हाउ दीज मेडिकल डिवाइसेस आर रेगुलेटेड इन आर इंडिया। So these all are regulated as drug based on the definition of drug. There are certain devices, almost 10 devices were there which were notified as a medical device. तो वो as a drug ही regulate की जाती थी. These all devices, 10 devices, hypodermic syringes, catheters, certain sort of devices which were listed. GSR आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा वो कौन से 10 devices थे. This is one of the most important question after all. ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। क्या था, क्या GSR था, कौन से वो 10 डिवाइसेस थे या 4-5 डिवाइसेस के, दे गिव यू द नेम्स विच इज़ द डिवाइसेस विच वर regulated as drug before the implementation of medical devices rule 2017. It's one of the very fine question जो which can come in the exam. तो उसके बारे में थोड़ा brief आप you have to study about how these devices are regulated before 2017. Now medical devices rule 2017 came into force. It's been implemented. A lot of medical devices are now classified based on their risk category. So we'll talk about the risk classification of the medical devices, how these devices are regulated in our country. So there are certain norms which they have followed, how the devices are regulated in the Western countries, like with those who have a better infrastructure and better management, like USFDA, MHRA, how they have categorized their devices. MHRA don't have any strong base for the medical devices, but in USFDA, the classification is done as per the based on the risk associated with that device.
So accordingly, we are also doing the same. The classification of medical devices are classified basically on the risk basis. Risk category is the only key parameter by which they have classified their devices. So in our medical devices rules 2017, the devices are classified into 4 categories: class A, class B, class C and class D. These are the 4 categories under which all the medical devices which are being manufactured in our country, or either it are imported, all these devices are classified into only these 4 categories. Okay, so A and B categories are the low risk devices based on the risk classification. Initially I have told you, so these devices class A and B are the devices which have a very minimal kind of moderate, very normal amount of risk which is associated with the introduction, use in the human body or with the humans. Okay, now class C and D are the devices which are classified as C and D because the risk associated with the use of the device, like the how the devices is being introduced in the human body, is considerable more risky than the A and B. So accordingly, those devices are classified under C and D. So you have to read the classification, and all the details about which device fall under which category is available on the CDSCO websites. Routine updates and routine classifications of the devices are being published on the CDSCO website. Ki what are the devices which are comes in which category. Okay, so based upon the risk classification. So now we'll talk about the licensing part. What is the main part which comes into the force? There are the 2 mediums by which the devices will come in India. First one is your manufacturing, second one is your import. So all the forms which are related to the import related medical devices for manufacture, all these related forms, how the license has been granted, in which application form application for manufacturing license is to be applied. Like we'll talk about if it is about manufacturing, so it's MD7 in which application has to be made, and it's MD9 under which manufacturing license has been granted for medical devices which are categorized as C and D. Okay, C and D will 7-9 form, and C and D are the devices which are regulated by the central government of India, that is CDSCO. We are the only responsible authority in India who is taking care of C and D category of medical devices. A and B, sale, import, anything is controlled by the state government, state licensing authority. But in C and D, state drug regulatory authorities or state bodies are not allowed to interrupt any related issues. Either it is manufacturing, either it is sale, anything it is. None of the concern is related to the state government. So everything is being governed by the central government for C and D. Now we'll talk about A and B. If we have to apply for a manufacturing license for medical devices which is categorized under A and B, in which form we have to apply is form 3, and license is being granted in form 5. Now if it is a loan license for A and B, then in which form? For loan license application, it's an MD4, and license is being granted in MD6. So these are all the important related forms जिसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है. You have to study about all these related forms, in which form you have to apply a license, in which form you'll grant the license. So these all forms are very important forms you have to study about. And there are so many forms regarding the sampling, in which form sample has to be taken, in which form test report from the medical device testing officer. Now that was a government analyst. Now here it is medical device testing officer, in which rule medical devices testing officer has being appointed. All these related questions कि किसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, मेडिकल डिवाइस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कैसे रूल के अकॉर्डिंग होता है, फॉर्म in which form legal form sample has to be taken, in which form report is come, all these related forms. What is the form for application of testing, establishment of testing laboratory, medical device testing laboratory, which is the application form, and in which form the license has been granted. So these all are the related forms which are very relevant and very important. You have to study a detailed about it. Now we'll talking about the import, C and D, like okay, C and D. So application for import related devices, okay, is to be made in MD14. You will have to submit MD14. Application form is MD14. Once you submit the MD14, you will grant the CDSCO will grant you then
import license in MD15. Okay, and then MD15, and there are so many things. If the devices is old device, matlab means there is a predicate device which is already available in India, then you have to apply in MD14. But if this the devices is not a do not have any predicate device, means this device is totally new device in India, then you have to take a clinical investigation permission, clinical trial permission for that particular medical device. Once that device permission will be granted, I guess this form is I guess 26 or 27, I have not remembered. So once you will get that form approval from the CDSCO, and then you will submit the application in MD14 along with this clinical trial permission, and based on the data which you have generated on that novel devices, then you will apply for a import license. So these all are the important aspect of the law which you have to study thoroughly. Classification, application forms in which you have to apply, appointment related, job responsibility related, any regulations related. These all are the important forms which you have to study in the medical devices forms, in medical devices rules. This is quick overview how you have to study the medical devices law. So I'll guess I have covered almost everything about the medical devices rules, because if you'll read about in detail, you'll cover so many aspects. And in while reading the medical devices rules, you have to study little about the NDCT rules as well, new drug clinical trial rules, because if any novel devices is there, the clinical evaluation like clinical trial which needs to be conducted are to be done as per the NDCT rules. So because NDCT rules 2019, there is a separate rules for NDCT rules. You will get the rules in the CDSO website. So these rules are available on the CDSO website. So whatever laws which are governing how these new devices is being tested on humans to generate the safety data, efficacy data, how these devices are working in human body, all has to be done as per the NDCT rules. And there are a lot of things, investigator, subjects, what are the selection criteria, what are the rejection criteria, what are the important aspects for enrolling the vulnerable population, what is vulnerable population. A lot of aspects are there in the NDCT rules which you have to read peripherally. At least you should know about what is it actually. Okay, and what are the related rules, norms which govern that approval process as per NDCT rules 2019. So these are the basic set of rules and these are the basic set of principle which you have to study. अच्छे से पढ़िए. If any guidance you guys further want from my side, feel free to ask in the comment. And again, I am really very sorry for not uploading so many videos because schedule is what to say. तो बड़े दिनों बाद टाइम लगा तो जस्ट कोशिश किया फैमिली के साथ आके थोड़ा रिलैक्स कर लूँ ये मौसम में. मौसम बड़ा अच्छा है और यहीं हूँ मैं, अभी दिल्ली में नहीं हूँ, बाहर हूँ थोड़ा. बट वेदर इज़ नाइस, इट्स गुड, क्लोज टू नेचर एंड इट फील्स सो अलाइव. समय निकालिए, जहाँ जहाँ कोशिश करके समय मिल सके परिवार के साथ समय बिताइए, नेचर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारिए. यू विल फील सो मेंटली पीसफुल. अच्छे से पढ़ाई कीजिए. माई ऑल स्टूडेंट्स, माई ऑल बेस्ट विशेज़ आर विद यू. अच्छे से मेहनत कीजिए. इफ़ यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ एडवाइस, एनी सॉर्ट ऑफ गाइडेंस, फील फ्री टू आस्क मी. कमेंट इन द video and DMs me in my Instagram. A lot of people send me messages in the Instagram and a lot of people I usually replied, but actually just listen my concern. If you have any doubt, if you have any concern, please drop the question in the Instagram inbox. If you will say me, drop me a message, hello sir, hi sir, I hardly will respond because I have lot of DMs in my Instagram. I cannot reply each one of you until you have a serious inquiry about any doubt. If you raise the question in the inbox comment in my DMs, I'll definitely respond. But if there is no question, I hardly will respond because my schedule, and it's not just about my work schedule. A part of work, I'll do a lot of things in my life, and those things keep me so much busier than a normal drugs inspector. Because if you want to eat some good breads, you have to join your hands with your partner. तो वो सब करना पड़ता है. तो
इसलिए कभी भी कोई कंसर्न रहा करे, आप इनबॉक्स में मैसेज डालने के टाइम पर यू विल डेफिनेटली राइट एवरीथिंग अबाउट इट, व्हाट इज़ योर डाउट, व्हाट सजेशन, व्हाट हेल्प यू सीक फ्रॉम मी, आप लिखोगे देन आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्स। तो जो भी आपका कंसर्न रहा करे, कोई डाउट रहा करे, आप प्लीज़ उसमें अपना कंसर्न और एवरीथिंग यू शुड राइट एंड देन सेंड मी अ टेक्स्ट। डोंट जस्ट रैंडमली सेंड मी टेक्स्ट, ओके। वो आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई फॉर दूज मैसेजेस। So with these words, I'll take an excuse and I wish I will post a different set of video next time. And whenever there is a need to address anything to you guys, I'll definitely be there and I'll definitely be there to guide you all. With these words, I take and leave with your official permission. I hope each one of you who are doing a good and tough job for preparing the exam will definitely get a selection. And with these words, thank you so much. Jai Hind.